नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग रवि यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक ज़बरदस्त मैराथन वीडियो जिसमें हम बिहार एससीईआरटी क्लास 8 का मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी टीआरई 4 और अन्य टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। आपको यहाँ मिलेगा हर वह टॉपिक जिससे प्रश्न बनते हैं और रिवीजन के लिए बेस्ट कंटेंट। तो वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं बिहार एससीईआरटी क्लास 8 मॉडर्न हिस्ट्री का सफ़र। अध्याय फर्स्ट, कब, कहाँ और कैसे। और इस मैराथन वीडियो में हम मुख्य रूप से आधुनिक काल में हुए परिवर्तनों और उनकी जानकारी हमें जिन स्रोतों से मिलती है इसके बारे में जानेंगे। हमारा पहला पॉइंट निकल के आता है, आधुनिक युग को जन्म देने वाले अनेक परिवर्तनों की शुरुआत सबसे पहले यूरोप में हुई और 15वीं शताब्दी में इटली में पुनर्जागरण आंदोलन आरंभ हुआ। तीसरा हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्पेन के प्रसिद्ध नाविक कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका महाद्वीप की खोज की। चौथा हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज की थी। अगला हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध को आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है, यानी 1750 ईस्वी के बाद के काल को। पांचवा हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 1817 ईस्वी में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री, इतिहासकार और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 खंडों में ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक किताब लिखी थी। तो याद रखिएगा, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किताब के लेखक कौन हैं? तो जेम्स मिल हैं और उन्होंने यह पुस्तक 1817 ईस्वी में लिखी थी और उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। तो इस टॉपिक से भी लगभग 3 प्रश्न निकल रहे हैं इस पॉइंट से, तो इसे याद रखिएगा। अगला हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो 200 साल पहले कैमरे का आविष्कार हुआ था और भारत में इसका इस्तेमाल 1850 ईस्वी के दौरान शुरू हुआ। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि पहली बार भारत में कैमरे का इस्तेमाल कब शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1850 ईस्वी को। और सबसे पहले किसकी फोटो खींची गई थी? तो मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह बहादुर शाह द्वितीय का फोटो खींचा गया था। और ये भी पॉइंट याद रखिएगा, बहादुर शाह द्वितीय पहला और आखिरी मुगल बादशाह थे। और इसके बारे में भी 1-2 पॉइंट दिया गया है, तो उसे भी जान लेते हैं। तो याद रखिएगा, 13 मार्च को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने छपरा से अपनी सभा की शुरुआत की थी और छपरा रेलवे स्टेशन पर डॉक्टर महमूद एवं करीबी 400 कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया था। और उन्होंने अपने बिहार भ्रमण के दौरान सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर एवं सारण जिले में लोगों को अंग्रेजी शासन द्वारा प्रतिबंध नमक कानून तोड़ने के लिए प्रेरित किया था। और इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि 3 अप्रैल को उन्होंने सारण जिले में चौकीदारों से अंग्रेजी सेवा छोड़ने का आग्रह किया था। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है, ध्यान से सुनिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बिहार के किस जिले में चौकीदारों से अंग्रेजी सेवा छोड़ने का आग्रह किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सारण जिले से। ये इसे याद रखिएगा। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा, स्वतंत्रता के बाद हमारा देश हिंदुस्तान 2 भागों में विभाजित हो गया था और बलूचिस्तान, सिंध, पश्चिमी पंजाब एवं पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चले गए और बाद में पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा अलग होकर बांग्लादेश के नाम से स्वतंत्र देश बना। और 20वीं शताब्दी के आरंभ में बिहार एवं उड़ीसा बंगाल के प्रांत के अंग थे। तो याद रखिएगा, 20वीं शताब्दी में बिहार एवं उड़ीसा बंगाल प्रांत के अंग थे और 1912 ईस्वी में बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से अलग कर एक नए प्रांत के रूप में संगठित किया गया। तो याद रखिएगा, 1912 ईस्वी में बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से अलग प्रांत करके संगठित किया गया और 1936 में उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया। और इसके बाद 15 नवंबर 2000 को बिहार से उसके दक्षिण पठारी क्षेत्र को अलग कर पृथक झारखंड राज्य गठित हुआ। तो यहाँ से भी 1-2 प्रश्न बन सकते हैं, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो इसे अपने कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा। तो इसी पॉइंट के साथ हमारा अध्याय फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अध्याय 2 की ओर। और इस चैप्टर से जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते थे उन सभी को आपको बता दिया गया है, आप देख सकते हैं।
अध्याय 2 भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना। और इस चैप्टर से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं और जो क्वेश्चन बन सकता है उन्हें अब बताया जा रहा। और इस अध्याय में हम इंग्लैंड की व्यापारिक कंपनी के बारे में जानेंगे जो हमारे देश में मूलतः व्यापार करने आई थी। तो इस चैप्टर से फर्स्ट हमारा पॉइंट निकल के आता है 15वीं शताब्दी के आसपास यूरोप के व्यापारियों ने लाल सागर से होते हुए स्थल मार्ग से भारत आना शुरू किया। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पुर्तगाल का नाविक वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में यूरोप से होकर अफ्रीका का चक्कर लगाता हुआ केप ऑफ गुड होप के मार्ग से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। और पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन, दीव एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नील का इस्तेमाल कपड़ा रंगने के लिए होता था और सोरा बारूद बनाने का काम आता था। तो इसमें यह इंपॉर्टेंट है कि सोरा बारूद बनाने के काम आता था। तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रांसीसियों का प्रधान कार्यालय भारत के दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर पांडिचेरी में था और उस प्रदेश में अंग्रेजों का प्रमुख केंद्र फोर्ट सेंट जॉर्ज यानी मद्रास में था। तो इससे भी दो प्रश्न बन रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा अंग्रेजों का प्रमुख केंद्र फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में था। आप चित्र 2 में भी देख सकते हैं हुगली नदी के किनारे अंग्रेजों की फैक्ट्री। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सन 1750 के आसपास कर्नाटक में उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हुआ था और यह संघर्ष फ्रांसीसी एवं अंग्रेजी कंपनियों के आमने सामने आने पर हुआ था और इसमें अंग्रेज कंपनी अपनी पसंद के व्यक्ति को कर्नाटक का नवाब बनाने में सफल रही और फ्रांसीसियों को एक बड़ा झटका लगा। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मुर्शिद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना और अलीवर्दी खां के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला नवाब बना। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बंगाल में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि पहली अंग्रेजी फैक्ट्री कब और कहां शुरू की गई थी। तो याद रखिएगा बंगाल में शुरू की गई थी 1651 में। तो याद रखिएगा बंगाल में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई और गोविंदपुर, सूतानाती और कालीकत्ता तीनों गांवों के मिलाने के बाद आगे चलकर इन्हें कलकत्ता कहा जाने लगा और इसे अब कोलकाता कहा जाता है। तो याद रखिएगा गोविंदपुर, सूतानाती और कालीकत्ता। चित्र 6 में आप देख सकते हैं प्लासी युद्ध और यहाँ पर जो भी पॉइंट हाईलाइट किया गया है ये भी इम्पोर्टेंट ही है, इसे भी आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं इसे विस्तार से इसी तरह बताऊंगा। तो सिराजुद्दौला ने करीब 30,000 सिपाहियों के साथ कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया और कंपनी की सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था और जून 1757 में मुर्शिदाबाद के पास पलासी में युद्ध हुआ और इस युद्ध में नवाब की हार हुई और सिराजुद्दौला मारा गया और मीर जाफर को नवाब बनाया गया बंगाल का। और इसी लड़ाई के साथ भारत में कंपनी की सत्ता की स्थापना की शुरुआत हुई। तो इसी लड़ाई के साथ भारत में अंग्रेजी कंपनी की सत्ता की स्थापना की शुरुआत होती है और कंपनी ने मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को 1760 में बंगाल का नवाब बना दिया और मीर कासिम ने नवाब बनने की खुशी में कंपनी को बर्दवान, मिदनापुर तथा चटगांव जिले की जमींदारी सौंप दी। और इसे भी याद रखिएगा कि मीर कासिम ने चुंगी की वसूली खत्म कर दी ताकि भारतीय व्यापार भी कंपनी के व्यापारियों की बराबरी में व्यापार कर सके। तो याद रखिएगा मीर कासिम ने चुंगी की वसूली खत्म की थी और मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मंगोल ले गया था और उसने मुंगेर में बंदूकों एवं तोपों के कारखाने की स्थापना की और इसी के साथ पश्चिम बिहार के बक्सर नामक स्थान पर 1774 ईस्वी में, तो याद रखिएगा बिहार के बक्सर में 1764 ईस्वी में लड़ाई हुई जिसमें भारतीय सेनाओं की हार हुई और इस हार के पश्चात 1765 ईस्वी में सिराजुद्दौला और शाह आलम ने इलाहाबाद में क्लाइव के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए और समझौते के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब मिली थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1765 ईस्वी में। अगला पॉइंट निकल के आता है सहायक संधि। तो याद रखिएगा सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक हैदराबाद का निजाम और दूसरा शासक अवध का नवाब था और इस पॉइंट में बताया गया है हैदर अली और टिप्पू सुल्तान के बारे में। तो ध्यान से सुनिएगा दक्षिण भारत का मैसूर राज्य जो वर्तमान में कर्नाटक में है
उस समय काफ़ी समृद्ध एवं ताकतवर था और वहाँ पर हैदर अली ने 1761 से 1782 तक और उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने 1782 से 1799 तक सफलतापूर्वक शासन किया और मालाबार तट पर होने वाला व्यापार, जहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी, मैसूर के नियंत्रण में था। और टीपू सुल्तान ने 1785 में अपने राज्य में पड़ने वाली बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची के निर्यात पर रोक लगा दी। और टीपू की कंपनी के साथ आखिरी लड़ाई 1799 में श्रीरंगपट्टनम में हुई, जिसमें टीपू बहादुरी के साथ लड़ते हुए मारा गया। और टीपू के मौत के बाद अंग्रेजों ने मैसूर का शासन पुराने वोडियान यानी राजवंश के हाथों में सौंप दिया। चित्र 14 में महाराजा रंजीत सिंह के बारे में बताया गया है कि उन्होंने कब तक शासन किया था। तो याद रखिएगा, पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह 1799 ईस्वी से 1839 ईस्वी तक पंजाब, कश्मीर और आधुनिक हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों पर इनका शासन था और 1849 में कंपनी ने पंजाब को अपने नियंत्रण में ले लिया। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है विलय नीति से। तो इस नीति के अंतर्गत अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती थी और उसका अपना कोई पुत्र नहीं होता था तो उसके राज्य को कंपनी अपने नियंत्रण में ले लेती थी। और इस नीति के तहत 1848 में और 1856 ईस्वी के बीच भारत के कई राज्य सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी कंपनी के नियंत्रण में आ गए थे। तो इस प्रकार 1856 ईस्वी तक लगभग संपूर्ण भारत पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। तो इसी पॉइंट के साथ हमारा अध्याय 2 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अध्याय 3 पर। अध्याय 3 ग्रामीण जीवन और समाज, अंग्रेजी शासन और भारत के गांव। और इस अध्याय में हम जानेंगे अंग्रेजों के शासन का प्रभाव भारतीय गांवों पर किस प्रकार पड़ा। आप चित्र फर्स्ट में देख सकते हैं अंग्रेजों के समय का गांव। तो इस पॉइंट में बताया गया है लगान व्यवस्था की शुरुआत। तो इसे भी ध्यान से सुनिएगा। सन 1789 के आसपास कंपनी सरकार के जमींदारों के साथ एक करार किया, जिसके अंतर्गत उसके द्वारा कंपनी को दिया जाने वाला लगान 10 वर्ष के लिए तय कर दिया गया और यह राशि जमींदारों द्वारा किसानों से वसूल किए गए लगान का 9/10 भाग तय कर दिया गया। और 1793 में इस राशि को हमेशा के लिए निश्चित मान लिया गया और इस राशि में भविष्य में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी और इसे ही अस्थायी बंदोबस्त का नाम दिया गया। और यह व्यवस्था बंगाल तथा आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में लागू किया गया और 1790 के आसपास तक ये सभी इलाके कंपनी के अधीन थे। और इस पॉइंट में रिकॉर्ड से के अनुसार बताया गया है और उनकी पुस्तक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी और यह प्रकाशित हुआ था 1821 में। तो याद रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1821 में प्रकाशित हुआ था और इसके लेखक थे रिकार्डे। और ये वाला पॉइंट कथन के तौर पर भी पूछा जा सकता है कि जमींदार खुद उत्पादन के लिए कुछ नहीं करता, मजदूर अपना श्रम लगाता है, पूंजीपति अपनी पूंजी लगाता है और उद्यमी उद्योग संगठन में सक्रिय होता है और जमींदार जमीन के लिए जो किराया पाते हैं वह सीमित मात्रा में उपलब्ध जमीन पर उनके एकाधिकार की वजह से उन्हें मिलता है। तो पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया था। इसका आंसर हो जाएगा रिकॉर्डे के अनुसार कहा गया था। अगला पॉइंट है हमारा रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो इसमें जो बताया गया है वो आपको बताया जा रहा। तो एक नई व्यवस्था दक्षिण और पश्चिम भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था के नाम से शुरू की गई और इसमें किसानों के साथ सीधा करार किया गया और इस व्यवस्था में लगान उपज के आधार पर तय हुआ। पहले जमीन की गुणवत्ता देखी गई, फिर पिछले कुछ वर्षों की औसत उपज निकाला गया और इसमें किसानों की खेती पर होने वाले खर्च को काट कर जो बचता था उसका 50% लगान के रूप में तय कर दिया गया, मगर इसे अस्थायी बनाया गया नहीं। प्रत्येक 30 वर्ष बाद लगान की राशि में बदलाव किया जाने तय किया गया और इस व्यवस्था में किसानों को जमीन का मालिक माना गया था। अगला है महलवाड़ी व्यवस्था। तो इसमें बड़े परिवार या गांव प्रमुख गांव भर से लगान इकट्ठा कर सरकार तक पहुंचाते थे और उपज से खेती के खर्च को घटाकर जो बचता था उसका लगभग 50% लगान तय किया गया और इसे मात्र 30 वर्षों के लिए ही लागू किया गया था। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1875 का दक्कन विद्रोह। तो इसे एक प्रश्न बन गया कि दक्कन विद्रोह कब हुआ था, तो 1875 में हुआ था। तो महाराष्ट्र के पूना और अहमदाबाद जिले के 1875 में किसानों ने गुस्से ने अपने
बड़े पैमाने पर उपद्रव भड़काया। तो अभी हम जान रहे हैं दक्कन विद्रोह के बारे में। तो महाराष्ट्र के पूना और अहमदाबाद जिले में 1875 में किसानों के गुस्से ने बड़े पैमाने पर उपद्रव भड़काया और इस क्षेत्रों में रैयतवाड़ी प्रणाली लागू थी। यहाँ किसान लगान की ऊंची दर के कारण परेशान थे। अगला है हमारा पॉइंट, बाजार के लिए नई फसलों का उत्पादन। तो इसमें हम जानते हैं कि कौन सी फसल कहाँ उगाया जाता था। तो बंगाल में किसानों को पटसन यानी जूट, असम में चाय, बिहार में नील, सोरा और अफीम और मध्य व पश्चिम भारत में कपास इत्यादि फसलों का उत्पादन करने को कहा गया। और यूरोपों में कपड़ों को रंगने के लिए भारतीय नील की मांग थी। अब जानते हैं नील की खेती की समस्याएं। तो इसमें पूरा कहानी जैसा बताया गया है। तो इसमें बस इतना ही जानिए कि नील की खेती धान के मौसम में की जाती थी और अंग्रेज बगान मालिक किसानों से जबरन हल बैल लेकर अपने नील को बुआई करवाते थे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा नील दर्पण। तो यहाँ पे नील दर्पण के बारे में बताया गया है। इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बताया जा रहा। नील दर्पण एक बंगाली नाटक है और इस पुस्तक के लेखक दीनबंधु मित्र थे और यह पुस्तक 1860 में बिना किसी लेखक के नाम से छपी थी ताकि अंग्रेजों को गुस्से में इन्हें झेलना नहीं पड़े। और इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद माइकल मधुसूदन दत्त ने किया। तो याद रखिएगा नील दर्पण के पुस्तक के लेखक दीनबंधु मित्र थे और इसे बंगाली नाटक के तौर पर दिखाया गया था और इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद माइकल मधुसूदन दत्त ने किया था। और 1860 में यह पुस्तक बिना लेखक के नाम से छपी थी ताकि अंग्रेजों के गुस्से को इन्हें झेलना नहीं पड़े। अगला टॉपिक है हमारा नील किसानों का विद्रोह। तो इस पॉइंट में किसानों पर किए गए अत्याचार के विषय में बताया गया है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिहार और नील की खेती। तो याद रखिएगा बिहार में नील की खेती मुख्य रूप से उत्तर बिहार के चंपारण और मुजफ्फरपुर के इलाकों में की जाती थी। तो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो याद रखिएगा बिहार में नील की खेती मुख्य रूप से उत्तर बिहार के चंपारण और मुजफ्फरपुर के इलाके में की जाती थी और इन दोनों क्षेत्रों के अलावा भागलपुर और शाहाबाद क्षेत्र में भी नील की खेती बड़े पैमाने पर शुरू हुई। और नील के अलावा अंग्रेजों ने इस इलाके में अफीम, पटसन और सोरा नामक नकदी फसलों का उत्पादन भी बड़े पैमाने पर शुरू करवाए और वर्तमान गया जिला अफीम उत्पादन में तत्कालीन बंगाल प्रांत में प्रथम स्थान पर था। ये पॉइंट शुरू का ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी प्रश्न बन सकते हैं, तो इसे आप भिभियाई ही समझें। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिहार में नील की खेती दो तरीकों से की जाती थी, जीरात और असामी बार। ये दो तरीके थे और जीरात में सीधी अपनी देख रेख में अंग्रेज बगान मालिक मजदूरी से खेती करवाते थे मजदूरों से, और असामी बार में बंगाल मालिक रैयतों को उसके स्वयं की ज़मीन पर नील की खेती करने के लिए बाध्य करते थे। और तीन कठिया प्रणाली इसी के अंतर्गत चंपारण में प्रचलित किया गया और इसके अंतर्गत किसानों को अपने ज़मीन में 3 कट्ठे प्रति बीघा की दर से नील की खेती करनी पड़ती थी। और इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह की शुरुआत की। तो इसी पॉइंट के साथ हमारा अध्याय 3 भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अध्याय 4 की ओर। अध्याय 4 उपनिवेशवाद एवं जनजातीय समाज। और इस अध्याय में हम भारत के वनों तथा पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समाज के लोगों के जीवन पर अंग्रेजी शासन की नीतियों के पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानेंगे। फर्स्ट है जनजातीय समाज का जीवन। तो याद रखिएगा झूम खेती को घुमंतु कृषि विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें झूम खेती के बारे में बताया गया है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है चित्र 5 से। मणिपुर में जलियांग जनजाति रहते थे और सन 1850 के बाद भारत में अंग्रेजों ने रेलवे की शुरुआत की थी और तब से लेकर 1910 तक करीब 50,000 किलोमीटर रेल लाइन बिछाई जा चुकी थी। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा वन विभाग बना। इससे है तो याद रखिएगा अंग्रेज सरकार ने सन 1864 में वन विभाग की स्थापना की और सन 1865 में वन अधिनियम भी बनाए गए। तो याद रखिएगा अंग्रेजी सरकार ने सन 1864 में वन विभाग की स्थापना की और सन 1865 में वन अधिनियम बनाए। अगला पॉइंट है हमारा जनजातीय विद्रोह का स्वरूप से। तो 19वीं शताब्दी में भारत के लगभग इसी इलाकों में आदिवासियों ने अंग्रेजों एवं उसके सहयोगियों और गैर आदिवासियों के घुसपैठ एवं शोषण के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। और भारत में सबसे बड़ी संख्या भील जनजाति की है और गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, कर्नाटक आदि राज्यों में उन्होंने महाजनों एवं साहूकारों के शोषण का विरोध करते हुए
उनके नियमों का मानना बंद कर दिया। और गोंडवाना के गोंड लोगों ने अपनी जमीन की सुरक्षा, अपने उत्पादन के लिए उचित मूल्य के भुगतान, विभिन्न वन संबंधित गतिविधियों से बिचौलिए एवं ठेकेदारों को दूर रखने, साहूकारों द्वारा शोषण को रोकने आदि के लिए विद्रोह आरंभ किया। और उड़ीसा में कंध जाति का विद्रोह भी जमींदारों एवं साहूकारों के शोषण के विरुद्ध था। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि उड़ीसा में कंध जाति का विद्रोह जमींदारों एवं साहूकारों के शोषण के विरुद्ध था। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिहार में संस्थाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ताना भगत आंदोलन ने आदिवासियों से जमीन छीनने का सिलसिला समाप्त कर जनजातीय समाज को संरक्षित प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त किया। और उत्तर पूर्व भारत में भी खसिया, गारो एवं नागा जनजाति ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा बिरसा मुंडा एवं मुंडा विद्रोह। तो बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर सन 1874 ईस्वी को छोटा नागपुर प्रमंडल के तमाड़ थाना अंतर्गत हलियातू गांव के निकट एक छोटे से क्षेत्र चलकद में हुआ था। उनके पिता का नाम था सुगमा मुंडा और माता का नाम था कदमी। और बिरसा की शिक्षा दीक्षा चाईबासा के एक जर्मन मिशन स्कूल में हुई थी। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इससे भी। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है सन 1895 ईस्वी में बिरसा को उनके कुल देवता सिंह बोगा से एक नए धर्म के प्रतिपादन की प्रेरणा मिली और इसके अनुसार उनने अपने आप को भगवान का अवतार घोषित किया और अंग्रेजी शासन का अंत करने का बीड़ा उठा लिया। और वहाँ के लोग बिरसा को पैगंबर मानने लगे और बिरसा ने प्रचार किया कि अब मुंडा राज्य शुरू हो गया है और महारानी विक्टोरिया का राज समाप्त हो गया है। और अंग्रेजी सरकार ने इस विद्रोह का कारण बिरसा को पकड़कर रांची जेल भेज दिया और उस पर बगावत का आरोप लगाया गया। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है 25 दिसंबर सन 1899 को बिरसा ने अपना पहला आक्रमण ईसाई मशीनरियों पर किया और इसका उद्देश्य ईसाई बने मुंडों के अंकित कर अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा करना था। और 2 जून सन 1900 ईस्वी को हैजा की बीमारी से बिरसा मुंडा की रांची जेल में मृत्यु हो गई। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा छोटा नागपुर के तत्कालीन आयुक्त की सिफारिश पर सन 1902 में गुमला तथा 1905 में खूंटी अनुमंडल का गठन किया गया ताकि समस्याओं को नज़दीक से समझा जा सके। और आदिवासी, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है इससे, आदिवासी किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 बनाया गया। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन इससे बन सकता है, इसे हमेशा याद रखिएगा। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि आदिवासी किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा अधिनियम बना और इसे कब बनाया गया था। तो याद रखिएगा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बनाया गया था और यह बनाया गया था 1908 में। तो आदिवासी किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में बनाया गया था और इसके द्वारा जनजातीय क्षेत्र की भूमि का गैर आदिवासियों का हस्तांतरण निषेध कर दिया गया। तो इन दोनों पॉइंट को जोड़कर भी प्रश्न बन सकते हैं, तो इसे याद रखिएगा। और इस आंदोलन ने भारत में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को भी प्रभावित किया और उस समय के समाचार पत्र जैसे इंग्लिशमैन, पायोनियर, स्टेट्समैन आदि में इस आंदोलन को कुचलने की ब्रिटिश सरकार की नीतियों की काफ़ी आलोचना की थी। आप चित्र 9 में देख सकते हैं युद्ध करते हुए आदिवासी। उत्तर पूर्व भारत में जलियांगरोंग आंदोलन। तो याद रखिएगा उत्तर पूर्वी भारत में अंग्रेजों के खिलाफ नागा जनजाति ने सबसे पहले प्रबल विद्रोह किया और मणिपुर के युवराज कटिकेंद्रजीत सिंह को फांसी पर चढ़ाकर अंग्रेजों ने उस पर अपना अधिकार कर लिया। तब नागा जाति का विद्रोह जोर पकड़ा और उस समय मणिपुर में जेमई, लियांगमई और रांगमई नामक नागा जनजाति की बहुलता थी। और इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि रांगमई जनजाति नेता के नेतृत्व में सन 1920 में जनजातीय लोगों ने विद्रोह का झंडा खड़ा किया और 3 जनजातियों के नाम पर इस आंदोलन को जेलियांगरोंग आंदोलन का नाम दिया गया। और जादो नांग ने अपने 13 वर्षीय चचेरी बहन गिंडालियू के साथ मिलकर एक भूमिगत आंदोलन की योजना बनाई और नागा राज्य की स्थापना का प्रयास शुरू किया और इसमें जादो नांग को काफ़ी सफलता मिल गई और लेकिन अंग्रेजी सरकार को इसकी भनक मिल गई। अंत तक एक हत्या के मामले में फंसाकर 29 अगस्त 1929 को अंग्रेज़ों ने उन्हें फांसी की सज़ा दी गई।
और गिंडालियों ने अंग्रेजी सरकार के दमनकारी कानूनों की अवज्ञा का भाव जनजातियों में जगाया और इस तरह वह गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन की मुख्य धारा से अपने आंदोलन को जोड़ने में सफल रही। ये वाला पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी प्रश्न बन सकते हैं कि उन्होंने किस आंदोलन में गांधी जी के साथ आंदोलन को जोड़ने में सफल रही। तो इसका आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन की मुख्य धारा को अपने आंदोलन में जोड़ने में सफल रही। अगला पॉइंट है हमारा जनजातीय विद्रोह में महिलाओं की भूमिका। तो संस्थाल विद्रोह में राधा और हीरा नाम की महिलाओं ने गड़ासा, कुल्हाड़ी और लाठी जैसी अस्त्रों का प्रयोग किया था और जिसके लिए अंग्रेजी सरकार ने उन्हें कैद कर लिया था। और सिंधु की बहन फूलो और झानो ने अंग्रेजी कैंप में घुसकर 21 सैनिकों को तलवार से मार गिराया था। और सन 1899 में मुंडा विद्रोह के समय बिरसा मुंडा की महिला साथी साली और चंपी का उदाहरण मिलता है। उन्होंने सैन्य संगठन का बिरसा का साथ दिया था। तो उन्होंने सैन्य संगठन इकट्ठा कर बिरसा का साथ दिया था और बिरसा के दोस्त गया मुंडा की पत्नी मानी बुई बेटी थिंगी नांगी और लेम्बू तथा उनकी 2 बहुओं ने अंग्रेजों के खिलाफ गड़ासा, तलवार और लोहे के छड़ का प्रयोग किया। और ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है। तो ताना भगत आंदोलन में भी जत्रा भगत के साथ लीथो उरांव गांव नाम की जनजाति महिला ने नेतृत्व संभाला था। तो याद रखिए ताना भगत आंदोलन में भी जत्रा भगत के साथ लीथो उरांव नाम की जनजाति महिला ने नेतृत्व संभाला था। तो इसी पॉइंट के साथ हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है और इसे जो जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बन रहे उसे भी कर लेते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है जनजातीय समाज के लोग आम भाषा में क्या कहलाते थे। तो आदिवासी कहलाते थे। दिक्कू किसे कहा जाता था। तो दिक्कू महाजन को कहा जाता था। थर्ड हमारा क्वेश्चन है बिरसा मुंडा किस क्षेत्र के निवासी थे। तो छोटा नागपुर क्षेत्र के निवासी थे। और ये वाला क्वेश्चन वीवीआई के तौर पर आप इसे मार्क कर सकते हैं। गिंडालियों ने अंग्रेजी सरकार के दमनकारी कानून को नहीं मानने का भाव जनजातियों में जगाकर गांधी जी के किस आंदोलन से जनजातीय आंदोलन को जोड़ने का सफल प्रयास किया। तो इसका आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला है जोड़े बनाने वाला। तो जादो नांग, इसका आंसर हो जाएगा ग। जेलियांग रांग आंदोलन, बिरसा मुंडा, सिंगबोगा, ग का है कंथ जाति। तो इसका ख हो जाएगा उड़ीसा। और टिकेंद्र जीत सिंह, तो इसका आंसर हो जाएगा क मणिपुर। और जत्रा भगत, तो ये हो जाएगा ताना भगत आंदोलन। अध्याय 5 शिल्प एवं उद्योग। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा इसका बेसिक देख लेते हैं। तो भारत में शिल्प एवं उद्योग अंग्रेजी शासन से पहले काफ़ी विकसित अवस्था में था और मुगलों के शासन काल में यहाँ से एशिया और यूरोप के देशों में वस्त्र निर्यात किया जाता था और विशेषकर ढाके की मलमल, बंगाल एवं लखनऊ की छींट, अहमदाबाद की धोतियाँ एवं दुपट्टे, नागपुर तथा मुर्शिदाबाद के रेशमी किनारी वाले कपड़े और कुछ अन्य सूती वस्त्र का निर्यात बड़ी मात्रा में होता था। और एशिया के देशों में चीन से चाय, चीनी मिट्टी के बर्तन, इंडोनेशिया से मसाले तथा इत्र एवं अरब से कहवा, खजूर और शहद आदि का आयात किया जाता था। तो इस चैप्टर का पहला हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। दूसरा हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है शिल्प व उद्योग। तो इसे ध्यान से सुनिएगा, इससे भी प्रश्न बन सकते हैं और इससे भी प्रश्न आ सकते हैं। यूरोप का शिल्प उद्योग भारतीय शिल्प उद्योग के साथ प्रतियोगिता करने में सफल नहीं हो पा रहा था और अपने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इंग्लैंड ने सन 1720 ईस्वी में कैलिको अधिनियम बनाए और इसके अनुसार इंग्लैंड में भारत के बने छापेदार सूती कपड़े और छीट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई और इसके आयात को इंग्लैंड में रोक दिया गया। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि यूरोप का शिल्प उद्योग भारतीय शिल्प उद्योग के साथ प्रतियोगिता करने में सफल नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए अपने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इंग्लैंड ने कौन सा अधिनियम बनाया और इसे कब पारित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कैलिको अधिनियम बनाया था इंग्लैंड ने और सन 1720 ईस्वी में इसे पारित किया था और मैनचेस्टर एवं लंकाशायर वस्त्र उद्योग के बड़े केंद्र बन गए और इसके बावजूद भी भारतीय कपड़ों की मांग यूरोप के बाजार में बहुत अधिक थी। अगला हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है 19वीं शताब्दी में सूरत एवं अहमदाबाद में पटोला बुनाई वाले कपड़े तैयार किए जाते थे। तो इसे याद रखिएगा, पटोला बुनाई के कपड़े तैयार कहाँ किए जाते थे 19वीं शताब्दी में। तो याद रखिए सूरत एवं अहमदाबाद में पटोला बुनाई वाले कपड़े तैयार किए जाते थे जिसका विदेशों में निर्यात होता था
और इसी तरह बारीक मलमल का जामनदारी बुनाई की जाती थी, जिस पर करघे से सजावटी डिजाइन बनी रहती थी। और ये भी याद रखिएगा कि इसमें सूती और सोने के धागे का इस्तेमाल किया जाता था और ढाका तथा लखनऊ इस तरह के बुनाई के केंद्र थे। और भारतीय उत्पादन की बढ़ती हुई मांगों को देखकर सन 1813 ईस्वी में इंग्लैंड की सरकार द्वारा मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई थी। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इससे भी प्रश्न बनकर आ सकता है। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि भारतीय उत्पादन की बढ़ती हुई मांग को देखकर इंग्लैंड की सरकार द्वारा मुक्त व्यापार की नीति कब अपनाई गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1813 ईस्वी में इंग्लैंड की सरकार द्वारा मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई थी। या फिर ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं कि भारतीय उत्पादन की बढ़ती हुई मांग को देखकर सन 1831 में इंग्लैंड की सरकार द्वारा कौन सी नीति अपनाई गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई थी। और मुक्त व्यापार की नीति ने सभी अंग्रेजी उद्योगपतियों के लिए भारत में व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी और इस नीति का सबसे पहला प्रहार भारत के वस्त्र उद्योग पर पड़ा। और मुक्त व्यापार की नीति एक तरफा नीति थी। भारत से जो सामान इंग्लैंड जाता था उस पर वहाँ आयात कर लगता था, लेकिन जो सामान भारत में आता था उस पर कोई कर नहीं लगता था। इसलिए भारत में इंग्लैंड के सामान सस्ते दामों पर उपलब्ध होते थे। आप चित्र 4 में देख सकते हैं इंग्लैंड का सूती वस्त्र कारखाना। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सन 1854 में बंबई में पहला सूती वस्त्र का कारखाना कवासजी नानाजी दाभार नामक एक पारसी व्यापारी ने स्थापित किया। और सन 1880 ईस्वी तक पूरे भारत में 56 सूती कपड़ा मिलें स्थापित हो चुकी थी। तो याद रखिएगा कि पहली सूती वस्त्र कारखाना कहाँ और कब लगाया गया था? तो बंबई में पहला सूती वस्त्र कारखाना लगाया गया था। और कब लगाया गया था? सन 1854 में। और किसके द्वारा? कवासजी नानाजी दाभार नामक एक पारसी व्यापारी के द्वारा स्थापित किया गया था। और इसे भी याद रखिएगा 1880 ईस्वी तक पूरे भारत में 56 सूती कपड़ा मिलें स्थापित हो चुकी थी। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सन 1855 ईस्वी में बंगाल के रिसरा में पहली जूट मिल स्थापित की गई। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि पहली जूट मिल स्थापित कब और कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कब किया गया था? 1855 ईस्वी में। और कहाँ किया गया था? तो बंगाल के रिसिया में पहली जूट मिल स्थापित की गई। तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सन 1906 में कोयला खान उद्योग की शुरुआत भी की गई थी। तो याद रखिएगा कोयले खान उद्योग की शुरुआत कब किया गया था? 1906 में। और 20वीं शताब्दी में स्थापित महत्वपूर्ण उद्योग लौह उद्योग था। और सन 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा तत्कालीन बिहार यानी झारखंड के साक्ची नामक स्थान पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना की गई। और यही स्थान आज जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है, जहां स्टील का उत्पादन होने लगा। तो इस तरह भारत में औद्योगिक विकास का एक नया दौर शुरू हुआ और इसके परिणाम स्वरूप समाज में दो नए सामाजिक वर्गों का उदय हुआ। पहला उद्योगपति पूंजीपति वर्ग और दूसरा आधुनिक मजदूर वर्ग। उद्योगपति पूंजीपति वर्ग वे थे जो भारतीय उद्योग में अपनी पूंजी निवेश करते थे और सन 1920 के बाद विदेशी पूंजी निवेश में कमी होने लगी। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सन 1920 के दशक से ही जीडी बिरला भारतीय उद्योगपतियों का एक संघ बनाना चाहते थे और इस उद्देश्य से सन 1927 में फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI की स्थापना की गई और यह पूरे भारत में व्यापारिक हितों के लिए काम करने वाली व्यापारिक संस्था बन गई। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी FICCI की स्थापना कब की गई? तो याद रखिएगा सन 1927 में। अगला टॉपिक है हमारा शिल्प एवं उद्योग तथा मजदूरों का जीवन। तो याद रखिएगा सन 1850 ईस्वी के बाद भारत में मशीनों वाले उद्योग खोले जाने लगे थे और सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा बनाने और सूत काटने का उद्योग था। तो याद रखिए सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा बनाने और सूत काटने का उद्योग था और इसमें सबसे ज़्यादा मजदूर काम करते थे और दूसरा था जूट उद्योग और तीसरा कोयला उद्योग था। तो याद रखिएगा सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा बनाने और सूत काटने का उद्योग था और दूसरा था जूट उद्योग और तीसरा कोयला उद्योग। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा सन 1923 ईस्वी के बाद सरकार ने दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत कर दी थी, लेकिन मुआवजे की राशि लेने के लिए बहुत परेशानी उठानी पड़ती थी। तो याद रखिएगा दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो सन 1923 में।
अगला हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सन 1920 तक देश भर में कई हड़तालें हुई, जिससे पूरे देश के मजदूरों में एकता की भावना भी आई, जिससे प्रेरित होकर सन 1920 में ही मजदूरों ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस नामक संगठन बनाया, जिसे मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाली संस्था बनी। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा 1920। तो इसी पॉइंट के साथ हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है। अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, 18वीं शताब्दी में भारत का प्रमुख उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा था। तो ये आपको बताया गया था, कोयला उद्योग फर्स्ट में था, और दूसरा जूट उद्योग था, और तीसरा कोयला उद्योग था। तो इसे याद रखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना कब हुई। तो FICCI की स्थापना कब हुई थी, सन 1927 में। थर्ड, जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ था। तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल। 4 हमारा क्वेश्चन है, सन 1818 में अंग्रेजी सरकार ने किस उद्योग से मजदूरों के लिए नियम बनाए। तो मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए नियम बनाए 1818 में। 5वां हमारा क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITUC की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। और अगला है, जोड़े बनाए। तो जूट उद्योग का हो जाएगा बंगाल यानी क का ख। ऊनी वस्त्र उद्योग का कश्मीर। जामदानी बुनाई लखनऊ में की जाती थी। लौह उद्योग जमशेदपुर। नील बगान उद्योग चंपारण। अध्याय 6, अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष, 1857 का विद्रोह। और इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको बताया जा रहा है एग्जाम के लिए। तो भारतीय सैनिकों की शिकायतें। तो भारत में अंग्रेजी सरकार की सेना में भारतीयों की संख्या काफ़ी अधिक थी। इनमें भी सबसे अधिक अवध प्रांत के सैनिक सबसे अधिक थे। और दूसरा पॉइंट है, अंग्रेजी सेना में एक भारतीय पैदल सिपाही को 7 रुपये और घुड़सवार सिपाही को 27 रुपये मिलते थे। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह कथन के तौर पर भी पूछा जा सकता है। 1856 में एक अंग्रेजी अधिकारी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने सेना के समाज से जुड़ाव को स्पष्ट करते हुए कहा था कि हमारी सेना देश के किसानों के बीच से बनी है और किसानों के कुछ अधिकार हैं। यदि इन अधिकारों का हनन हुआ तो हम ज़्यादा दिनों तक सेना पर भरोसा नहीं कर सकेंगे। तो यह वाला पॉइंट कथन के तौर पर ही पूछा जा सकता है कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया था। तो यह कथन लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कहा गया था कि हमारी सेना देश के किसानों के बीच से बनी है और किसानों के कुछ अधिकार हैं। यदि इन अधिकारों का हनन हुआ तो हम ज़्यादा दिनों तक सेना पर भरोसा नहीं कर सकेंगे। आप चित्र 1 में देख सकते हैं, एनफील्ड राइफल और उससे में कारतूस भरता हुआ सैनिक। और यहाँ पर विद्रोह का आरंभ कैसे हुआ ये बताया गया है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बताया जा रहा है। मार्च 1857 में बैरकपुर छावनी के एक युवा सिपाही मंगल पांडे ने नए कारतूस और राइफल लेने से इनकार कर दिया और दबाव डालने पर उसने अपने अफसर पर हमला कर दिया और उसे गिरफ्तार कर तुरंत फांसी पर लटका दिया गया। इसके कुछ दिनों के बाद मेरठ छावनी के 90 सैनिकों ने भी ऐसा किया और उन्हें भी गिरफ्तार कर 10 वर्षों की सज़ा सुनाई गई। और इस घटना से इन छावनी के भारतीय सैनिकों को भड़का दिया और 10 मई 1857 को उन्होंने पूरी छावनी में विद्रोह कर दिया। आप चित्र 2 में देख सकते हैं मंगल पांडे और चित्र 3 में बहादुर शाह जफर को। और प्रत्येक जगह सैनिकों ने विद्रोह आरंभ कर दिया और लोगों ने उनका समर्थन किया और इस विद्रोह का नेतृत्व या तो जमींदार या नवाब कर रहे थे। तो कानपुर में मेरठों के आखिरी पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने इसका नेतृत्व किया और अंग्रेजों ने उन्हें मिलने वाली पेंशन बंद कर दिया था और इसके प्रमुख सहयोगी तात्या टोपे और अहमदुल्ला थे। और लखनऊ में नेतृत्व बेगम हजरत महल कर रही थी। तो लखनऊ में बेगम हजरत महल, जिनके राज अवध को अंग्रेजों ने हड़प लिया था, विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी और उनका समर्थन यहाँ के किसानों ने बड़े पैमाने पर किया। और विद्रोह का एक और बड़ा केंद्र झांसी था। वहाँ भी रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोही सैनिकों के साथ मिलकर अंग्रेजी सरकार को कड़ी चुनौती दी और इनके राज्य को भी अंग्रेजी शासन ने छीन लिया था। और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने लोगों की एक बड़ी फौज इकट्ठा कर ली और बेगम हजरत महल के लिए लड़े। और बरेली में सिपाही बकत खां ने भी एक सेना नेतृत्व की और मुग़ल बादशाह की मदद के लिए दिल्ली पहुंच गए। अगला टॉपिक है हमारा 1857 का विद्रोह और बिहार। तो बाबू कुंवर सिंह
बिहार के आसपास के इलाके में 1857 में हुए विद्रोह के वे प्रमुख नेता थे और कुंवर सिंह आरा के पास स्थित जगदीशपुर के जमींदार थे, लेकिन उनकी जमींदारी अंग्रेजों ने छीन ली थी। तो ये वाला पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह भी बीपीएससी टीआरई में क्वेश्चन पूछा गया है इससे भी। और दानापुर छावनी के सैनिकों ने विद्रोह किया और आरा की ओर बढ़े और कुंवर सिंह अपने साथियों के साथ उनसे मिलने गए और उनका नेतृत्व संभाल लिया। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता पटना के दो प्रतिष्ठित मौलवी विलायत अली और इनायत अली थे और उस समय के तीन प्रमुख वहाबी नेताओं मोहम्मद हुसैन, अहमदुल्लाह एवं वायजत उल हक को अंग्रेजों ने धोखे से गिरफ्तार कर लिया और लोगों ने इनका विद्रोह किया और इस विद्रोह के नेता पीर अली को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर उनके सहयोगियों के साथ उन्हें फांसी दे दी गई। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहाबी आंदोलन से, तो मुसलमानों के लिए सामाजिक और धार्मिक स्थिति में बदलाव के लिए अरब में अब्दुल वहाब के द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया। तो याद रखिएगा वहाबी आंदोलन के बारे में बताया गया यहाँ पर, मुसलमानों के सामाजिक और धार्मिक स्थिति में बदलाव के लिए अरब में अब्दुल वहाब के द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया था और उन्हीं के नाम पर इस आंदोलन का नाम वहाबी आंदोलन पड़ा और भारत में यह बरेली के सैयद अहमद द्वारा शुरू किया गया और पटना इसका बड़ा केंद्र था। और इसके दो प्रमुख नेता विलायत अली और इनायत अली सहोदर भाई थे और यह आंदोलन 1822 से 1868 तक सक्रिय रहा। आप चित्र 8 में देख सकते हैं कुंवर सिंह और चित्र 9 में देख सकते हैं कुंवर सिंह का पैतृक दलान। तो कुंवर सिंह के बारे में नीचे जानकारी बताया गया है। तो अंग्रेजी सरकार ने उस वक्त उनकी गिरफ्तारी के लिए 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया था और उनके निधन के बाद उनके भाई अमर सिंह द्वारा छापामार युद्ध शैली यानी छिपकर हमला करने से अंग्रेजी सरकार को काफ़ी परेशानी किया गया। अगला हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है आजमगढ़ घोषणा पत्र से। तो इस घोषणा पत्र में जमींदारों को यह कहा गया कि उनकी ज़मीन छीनी नहीं जाएगी और अपने क्षेत्र में उनका राज पहले जैसा बना रहेगा। और यह घोषणा पत्र कब पारित किया गया था, तो याद रखिएगा आजमगढ़ घोषणा पत्र 25 अगस्त 1857 को पारित किया गया था। ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न इससे बन रहे हैं। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को उनके बेटों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया और उनके बेटों को उनके सामने ही गोली मार दी गई तथा बादशाह को रंगून भेज दिया गया और जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। और बेगम हजरत महल गिरफ्तारी से बचने के लिए नेपाल चली गई और नाना साहब भी नेपाल चले गए। तो इससे भी प्रश्न बनते हैं, ये भी प्रश्न आता है एग्जाम में, तो इसे भी याद रखिएगा। और यह विद्रोह पूरे भारत में तो नहीं फैला, दक्षिणी और पश्चिमी भारत इससे अछूता रहा। अगला है विद्रोह के बाद का वर्ष। तो 1858 में ब्रिटिश सांसद ने कानून पास करते हुए भारत पर से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर सीधे ब्रिटेन के सरकार के शासन को स्थापित किया। तो याद रखिएगा 1858 में ब्रिटिश सांसद ने कानून पास करते हुए भारत पर से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर सीधे ब्रिटेन की सरकार के शासन को स्थापित किया। और इसी पॉइंट के साथ हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है। अब चलते प्रश्नों की ओर। और जब हम एनसीईआरटी क्लास 8 का मैराथन वीडियो लाएंगे तो उसमें हम सारे जो घटना हुए हैं इसे और भी विस्तार से जानेंगे और इसमें से जो और भी ज़्यादा प्रश्न बनेंगे उन सबको उसमें कवर करेंगे। और इसलिए हम इसमें ज़्यादा गहराई से नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं सिर्फ उसी को कवर कर रहे हैं। तो इन सभी घटनाओं को एनसीईआरटी क्लास 8 के मैराथन वीडियो में और विस्तार से जानेंगे। ये पूरा वीडियो सिर्फ एससीईआरटी पर डेडिकेट है। यह वीडियो पूरी तरह से एससीईआरटी बिहार टेक्स्ट बुक 8 क्लास की पूरा निचोड़ है। पहला हमारा क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ, तो यह मेरठ से आरंभ हुआ था। और मंगल पांडे किस छावनी के युवा सिपाही थे, तो बैरकपुर छावनी के। और झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो लक्ष्मीबाई ने किया था। चौथा हमारा क्वेश्चन है कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे, तो जगदीशपुर के जमींदार थे। और यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है वहाबी आंदोलन का नेतृत्व बिहार में किसने किया था, तो विलायत अली ने किया था। अगला है मिलान करे यानी जोड़े बनाए, तो जगदीशपुर कुंवर सिंह, कानपुर नाना साहेब, दिल्ली बहादुर शाह जफर, लखनऊ बेगम हजरत महल, मांझा प्रवास विष्णु भट्ट गोडसे। तो इसी के साथ हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अगले चैप्टर की ओर।
अध्याय 7 ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा। और इस चैप्टर से जो जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं वो आपको बताया जा रहा और जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बन रहे हैं। और इस पार्ट में हम जानेंगे कि अंग्रेजों द्वारा भारत में शिक्षा के क्षेत्र में जो जो नई बात लाई गई उसके कारण और उद्देश्य को इस पार्ट में हम जान पाएंगे। तो पहला हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1781 में और कलकत्ता में मदरसा की स्थापना 1781 में किया जाता है। अगला हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जॉन साहब ने कलकत्ता में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक संस्था को भी स्थापित किया। और ये वाला क्वेश्चन भी बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा जॉन साहब ने कलकत्ता में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक संस्था की स्थापना की थी। आप चित्र फर्स्ट में देख सकते हैं विलियम जोन्स फारसी भाषा सीखते हुए, और चित्र 2 में आप देख सकते हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1784 में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, 2 प्रश्न इससे बन रहे हैं। और यहाँ पर जो यहाँ पे बताया गया है ये कथन के तौर पर ही पूछा जा सकता है कि यह कथन किसका कहा गया था या मानना था। तो वे मानते थे कि प्राचीन काल में भारत अपने वैभव के शिखर पर था। अगर भारत की श्रेष्ठता को जानना है तो उस समय लिखे जाने वाले महान भारतीय ग्रंथों जैसे वेद, उपनिषद, स्मृति, धर्मसूत्र को पढ़ना जरूरी है। उनका मानना था कि अगर भारत में इस बेहतर अंग्रेजी शिक्षा को कायम करना है तो इस ग्रंथों को पढ़ना और आवश्यक समझाना होगा। अगला पॉइंट यहाँ पर कहा जा रहा, 1813 ईस्वी में बनने वाले कानून में यह कहा गया था कि अंग्रेजी सरकार प्रति वर्ष 1 लाख रुपया भारत में शिक्षा क्षेत्र में खर्च करेगी। अगला हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यह कथन के तौर पर भी पूछा जा सकता है कि भारतीय शास्त्र अवैज्ञानिक और गलत सूचनाओं से भरे हुए हैं, इसलिए इतना पैसा इन पुरातत्व भारतीय शिक्षा पर खर्च करना मूर्खता है। तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो यह विचार जेम्स मिल और मैकाले के थे। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, राजा राम मोहन राय का मानना था कि इंग्लैंड में प्रचलित शिक्षा का ही भारत में प्रचार करने की वकालत की जाए। और मैकाले का कहना था कि अंग्रेजी भाषा पढ़ने से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठ जानकारी मिल पाएगी। और ये इन्हीं सब कारणों से मैकाले के मत को ही अंततः अंग्रेजी सरकार ने मान लिया और 1835 में पारित भी कर दिया गया। तो याद रखिएगा 1835 में आधुनिक शिक्षा अधिनियम अंग्रेजी सरकार द्वारा पारित किया गया था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि अंग्रेजी सरकार द्वारा आधुनिक शिक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो याद रखिएगा 1835 में। और इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम होगा तथा भारतीय भाषाओं में दी जाने वाली शिक्षा को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा। और इस शिक्षा नीति में 1854 में एक नया बड़ा बदलाव किया गया। अगला पॉइंट है हमारा, व्यवसाय के लिए शिक्षा। तो इस शिक्षा नीति में 1854 में एक बड़ा बदलाव किया गया और 1854 में इसे और भी मजबूत एवं व्यवस्थित बनाया गया। और 1854 में इंग्लैंड से अंग्रेज प्रशासकों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार के नाम शिक्षा से संबंधित एक नीति संबंधित पत्र भेजा गया। और इस नीति पत्र में भारत में लागू होने वाली संपूर्ण शिक्षा नीति की रूपरेखा थी। और इसका एक बड़ा उद्देश्य था आधुनिक शिक्षा के माध्यम से भारतीय लोगों के मानस को बदलना ताकि उनकी जीवन शैली यूरोपीय हो जाए। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1854 की नीति का महत्व। तो अब इसका महत्व बताया जा रहा। तो इसी से भारत में आधुनिक शिक्षा का निर्माण हुआ और प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के लिए एक नियम बनाए गए और शिक्षा संबंधित सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण हो गया। और प्राथमिक शिक्षा की भाषा भारतीय रही जबकि उच्च शिक्षा की माध्यम अंग्रेजी को बनाया गया। और उच्च शिक्षा को नियमित करने के लिए विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई और 1857 में 3 विश्वविद्यालय बनाए गए, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है विलियम एडम की रिपोर्ट से। तो 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया और कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। आप चित्र 5 में देख सकते हैं ग्रामीण पाठशाला। और यहाँ से अब गांधी जी के विचारों को बताया गया है। तो अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। तो यह कथन महात्मा गांधी का कहना था। और महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा है, यह पापपूर्ण है,
इससे भारतीयों को दास बना दिया है और इनसे लोगों का दुष्प्रभाव डाला है। और महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे। और महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। और ये भी कथन कहा गया था उनके द्वारा कि साक्षात्कार ही शिक्षा नहीं है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। और उन्होंने ये भी कहा था कि साक्षरता ही शिक्षा नहीं है। अगला टॉपिक है हमारा टैगोर का शांति निकेतन। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह संस्था 1901 में शुरू की थी। और ये वाला पॉइंट जो बताया गया है ये भी इम्पोर्टेंट ही है। तो टैगोर का लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होता है। तो यह कथन के तौर पर ही पूछा जा सकता है कि ऐसा किन्होंने कहा था। शिक्षक कल्पनाशील हो, बच्चों को समझते हो और उनके अंदर उत्सुकता, जानने की चाह विकसित करने में मदद दे। और टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। अगला यहाँ पर पॉइंट जो बताया गया है ये गांधी जी और टैगोर के बारे में बताया गया है कि वे क्या सोचते थे। तो गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। और टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया। और इस पॉइंट में बताया गया है आधुनिक शिक्षा और बिहार के बारे में। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजों द्वारा किए गए सारे प्रयास सबसे पहले बंगाल में हुए और बिहार 1911 तक बंगाल का ही हिस्सा था। और 1835 में शुरू हुई शिक्षा नीति के बाद से बिहार में भी आधुनिक शिक्षा का ढांचा विकसित होने लगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, और ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप वीवीआई के तौर पर आप इसे मार्क कर सकते हैं। 1835 में ही पटना में पटना कॉलेजिएटिव